स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनाव अड्डा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 3 फेज के बाद माहौल क्या दिख रहा है। शिरीष भाई, ये क्या माहौल है? मैंने हम लोगों ने डिटेल तो समझ लिया ग्राउंड पे क्या है, लेकिन अभी जो बड़े बड़े इश्यूज़ पे चर्चा हो रही है, जो अभी हम लोग बाकी लोगों से चर्चा कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दो मिला के काफ़ी बड़ा एरिया आप कवर करते हो, वैसे भी आप संपर्क में रहते हैं देश भर में, क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए नीरज, बात करें तो कांग्रेस ना यहाँ पर कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। देखिए दोनों राज्यों में जो उनके नेता हैं वो अपने अपने गढ़ में फंस गए। भूपेश बघेल यहाँ पर एक बड़े नेता थे, वो राजनांदगांव में फंस गए, और दूसरे बड़े नेता थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने अपने आप को सरगुजा तक ही कन्फाइंड रखा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी का जो फोकस था वो अपने बेटे को जिताने पर था, और दिग्विजय सिंह खुद राजगढ़ में फंस गए। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों में कांग्रेस वो स्थिति में नहीं रही कि वो कुछ मुद्दे खड़े कर पाती। एक थोड़ा बहुत मुद्दा था जो 1 लाख रुपए देने वाला कांग्रेस का, वो थोड़ा कहीं कहीं सुनाई पड़ा, पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में महिलाओं को जो पैसा दिया, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे छत्तीसगढ़ में उनके नारी बंधन हो, इससे क्या है, एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। और रही बात जो मुस्लिम आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी करी, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम नगण्य आबादी है, उसका कहीं कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि किसी सीट को प्रभावित कर सके, चाहे बिलासपुर की बात हो, चाहे रायपुर की, चाहे कांकेर की, जहां थोड़ी बहुत मुस्लिम आबादी दिखती है। पर मध्य प्रदेश में क्या है कि जो मालवा इलाका है और महाकौशल का कुछ इलाका ऐसा है जहां पर मुस्लिम आबादी का प्रभाव है, वहां जरूर उसका प्रभाव हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मध्य प्रदेश है, आप यदि पुराने समय की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, या फिर जनसंघ के जमाने की बात करें, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जनसंघ रहा है, उसके जो बेस स्टेट रहे हैं वो मध्य प्रदेश, जिस अविभाजित मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल रहे हैं। बाकी राज्यों में उसका एक्सपांशन बाद में हुआ। इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुछ सीटों को इतना मजबूत कर लिया कि कांग्रेस वहां पे कांग्रेस का कोई मुद्दा ठहरता नहीं है, जिसमें कि इंदौर भी एक सीट है, भोपाल एक सीट है जो कांग्रेस बरसों से नहीं जीती है, जबलपुर एक सीट है जो लास्ट कांग्रेस 91 में जीती थी। इतना इतना लंबा लंबा गैप हो चुका है। इसका मतलब कि वहां पर कांग्रेस का जो संगठन है, जो एक और हमारे साथी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतनी मजबूती से काम करता है कि उनके सारे जो विवाद होते हैं वो चुनाव में आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। मुद्दे कांग्रेस स्टैंड नहीं कर पा रही। कहीं कहीं महंगाई की बात होती है, कहीं कहीं बेरोजगारी की बात होती है, लोग बात करते हैं, लेकिन उस पर हिंदुत्व इतना तेजी से हावी हो जाता है कि वो मुद्दे आपको सुनाई नहीं पड़ते, वो नीचे चले जाते हैं वो मुद्दे। और कांग्रेस चूंकि इन तीनों राज्यों में भी चुनाव हारी है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत डिमोरलाइज है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जैसे भूपेश बघेल ने लगातार मना किया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी ने उनको चुनाव में उतार दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पूरे स्टेट में घूमकर प्रचार करें और वो कांग्रेस को मजबूती दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष दोनों पार्टियों, दोनों स्टेट में, वो उतने प्रभावी नहीं है। दिग्विजय सिंह एक प्रभावी व्यक्ति हो सकते थे, लेकिन वो खुद अपने चुनाव में फंस गए। अब ऐसी स्थिति में उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने की लगी हुई है, और दोनों राज्यों में जो जिनके ऊपर दांव था या जिनके ऊपर पूरे कंधे पे जिम्मेदारी थी, वो खुद ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि उनका खुद का निकलना वहां मुश्किल है। तो जो मुद्दे की बात है, कुछ लोग तो करते हैं बात, जैसे कि जो महाराष्ट्र में बात आई कि जीएसटी की बात कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग थोड़ा परेशान है, मध्यम वर्गीय परेशान है, तो वो मुद्दे उठते हैं, लेकिन वो इतने नगण्य हैं कि वो बाकी मुद्दों पर, हिंदुत्व के नीचे सारे मुद्दे दब जाते हैं। ओके, तो ये है उस इलाके का। अब मैंने कहा था कि बस कुछ जैसे सज्जन जी, और मुझे ये बताओ, जैसे हर बार चुनाव में होता है कि यार ये बातें तो चल रही हैं, लेकिन अंत में आदमी वोट जाके बीजेपी को दे आता है। ये क्रक्स अभी बरकरार है कि इसमें भी दरार दिख रही है? देखिए, चर्चाएं तो बहुत होती क्लब में बैठ के, अरे भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अंत में जाके वोट उधर दे आते हैं। देखिए पिछले 15 साल का जो अनुभव है, पूर्वोत्तर राज्यों से लेके दीप साउथ तक आप चले जाएं, एक चीज है, जब आप लोगों से बात करने जाते हैं ना, तो आप एक्सपर्ट की तरह अगर आप जाएंगे तो बड़ी बचकानी कर रहे हैं। लोग इलेक्शन को एक गेम की तरह देखते हैं, उसे पता है उसे कहां वोट करना है, लेकिन वो सीधा आपको बताने बोलेगा नहीं है। वो चाहता है ये गेम की तरह करो ना, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल डाइवर्ट करके देते हैं। हिमाचल इलेक्शन था 2023 का, 2000 ये गुजरात और हिमाचल 22 का, हाँ 22 का। अब
हर सीट पे हिमाचल हम लोग 2012 से वहां की 68 आउट ऑफ 68 सीट हम लोग करते आ रहे हैं। हर सीट पे जाए कि भाई क्या होगा, आपको पता है या तो कांग्रेस होगा या बीजेपी होगा, लेकिन बोला नहीं नहीं नहीं, इस बार तो कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस बार झाड़ू का भी एक चक्कर है, ठीक है, पंजाब में जीती है, यहां भी कुछ हो सकता है। फाइनली आप पूछे कि आप किसको देंगे, नहीं नहीं हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, हम तो पुराने भाजपा। तो होता यह है ना कि लोगों को इलेक्शन एक गेम की तरह दिखता है ये, और ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि आप जाएं तो लोग बड़ा इसको इंटरटेनिंग वे में लेते हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे में इसको एक चर्चा का माध्यम मानते हैं। और डेमोक्रेसी तो डेलिब्रेशन का एक माध्यम है, चुनाव उसका एक अकेजन हो जाता है। अभी कंफ्यूज्ड वोटर या फेंस सीटर वोटर की संख्या धीरे धीरे भारतीय लोकतंत्र में घटती जा रही है। लोगों में क्लैरिटी पहले से रहती है किसे वोट देना है नहीं देना है। आप देखिए जब आप जाएंगे यूपी बिहार में तो तमाम यादव आपसे बोलेंगे कि साहब हमने क्या सपा का या आरजेडी का कसम खा रखा है, हमें तो जो अच्छा काम करेगा वो, उस आलोचना को आप कतई ये ना समझे कि वो बीजेपी को वोट करने वाले हैं। और तमाम आपको मिडिल क्लास या गैर यादव पिछड़ा बोलेगा कि साहब ये महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ है, ऐसे थोड़े ना होता है, हमें तो जो अच्छा काम करे, बच्चों को जो शिक्षा दे उसे देंगे। उसे अगर आपने ये मान लिया कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है तो फिर ये भी बचका नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो जो नैरेटिव लोगों के बीच से आता है उस नैरेटिव में मान के चलिए कि लोग आपसे बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक भूमिका बांधना चाहते हैं और भी चीजों पे चर्चा करना चाहते हैं। उनका एक डायरेक्शनल क्लैरिटी पहले से रहता है। अच्छा, जैसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम लोग मीडिया लोगों को या आप लोग रिसर्च वालों को बहुत दिक्कत होती है। अगर ग्राउंड पे आप गए तो लोग बूम माइक देख के समझ जाते हैं कि इसमें कैसे बात करना है ना, या उनको समझ में आ गया चाहिए रिसर्च एजेंसी है तो इससे कैसे बात करनी है। आप सही करो, थोड़ी देर तक टहलाएंगे, गेम खेलेंगे, आपको वही काबिलियत होती है माइंड रीडिंग की। इसलिए ये सवाल मैंने कहा था ट्रिकी क्वेश्चन है। बताइए भाई कार्तिकेय जी। नीरज जी, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जो सज्जन भाई ने कहा, वोटर्स यूजुअली मन बना लेते हैं और फिर जब आप फील्ड पे जाते हैं ना, वो आपको अपनी चॉइस का जस्टिफिकेशन देते हैं। मतलब एक वोटर ने अगर कांग्रेस का मन बनाया हुआ है, एक ने बीजेपी का, वो सेम मुद्दे पर आपको दो जवाब देंगे। कोई बोलेगा महंगाई, बहुत महंगाई है, हाँ बीजेपी ने खराब कर दिया। बीजेपी का वोटर बोलेगा तो महंगाई है तो क्या हुआ, अमेरिका में ज्यादा महंगाई है। तो बेसिकली आप पहले अपना मन बना लेते हैं मोटा मोटी, और ये जो लास्ट मिनट वोटर है उसकी संख्या जो घट रही है, ये बात भी सही है कुछ हद तक। बट लोग जब मन बना लेते हैं तो उसके बाद आप जाके फील्ड में पता करें, वो जस्टिफिकेशन दे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है वो किस मुद्दे पे मन बना रहे हैं। क्या ये आइडियोलॉजिकल मुद्दा है जैसे कि बीजेपी का मुद्दा है, या सही में उनको अब लग रहा है कि मोदी जी ठीक है यार, मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे बदलना है। अब ये समझना मुझे लगता है अहम है। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में सबको लगा कांग्रेस आ रही है तो लोगों ने अपने अपने एमएलए के स्तर पे निपटाना शुरू कर दिया कि चलो बघेल जी तो वापस आ ही रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी ये एक सीट हार भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये सेंटिमेंट भी पढ़ना जरूरी है कि वोटर किस मुद्दे पर अपना मन बना रहे हैं। अगर वो मोदी जी को गिवन मान रहे हैं कि ये तो आएंगे ही, तो वोटर फिर एमपी में मन बनाएंगे, और फिर एमपी में मन बना के फिर वो वोट कैसे देंगे, वो परफॉर्मेंस पे दे सकते हैं। लेकिन अगर वोटर को सही में लग रहा है कि मेरे वोट से मोदी जी के इलेक्शन में फर्क पड़ रहा है और वो मोदी जी को चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर देखना, तो आप उनसे कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, जस्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको उसका। तो इसलिए बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। और जहां तक बात है कि मुद्दा कांग्रेस ने नहीं बनाया किसी राज्य में व्यापी, मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी मुझे लगी इस बार, जिसमें मैं पहले से कह रहा था कि कांग्रेस को नॉर्दर्न पट्टी में खासकर बहुत लोकलाइज्ड फेसेस पे इलेक्शन लड़ना होगा। अब वो कितना अच्छा लड़ा है कितना बुरा लड़ा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगता तो यही है कि उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्योंकि उनका नॉर्थ में नेशनल लीडरशिप के लेवल पे और सिंबल के लेवल पे कमजोरी है, तो कैंडिडेट स्तर पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। बट ये मेरा सवाल है, आपके जवाब है आपके ट्रिकी सवाल को। लेकिन आप जो ट्रिकी सवाल पूछते हैं वो उसके सारे जवाब अगर हमारे पास होते तो हमको 7 चरण का चुनाव करने की आवश्यकता ही ना होती। अरे गजब कर रहे हैं यार। मैं कार्तिकेय जी को इसीलिए बुलाता हूँ कि कार्तिकेय जी बिल्कुल ग्राउंड में मन पढ़ के आए हैं और एकदम सामने रख देंगे हमारे दर्शकों के लिए खोल के एकदम। नहीं, लेकिन नीरज जी ये बात सत्य है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बट बीजेपी का जो बेट है वो यही है कि मोदी फेस इसको कॉम्पनसेट कर जाएगा। अब कई जगहों पे वो चलेगा और कई जगहों पे वो नहीं चलेगा। और ओके, अच्छा एक बहुत करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता हूँ।
संगठन की महत्ता क्या है देखिए आप, या आदमी जब लार्जर देन लाइफ होता है, अभी रायबरेली से राहुल गांधी जी ने पर्चा भरा, मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ 99% लोगों को नहीं पता होगा रायबरेली के कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौन है। मुझको भी नहीं पता था, मैंने फ़ोन करके पूछा आजकल कौन है, तो बताया कोई पंकज तिवारी जी हैं। ये स्थिति है वहाँ पे संगठन की, फिर भी सोनिया जी लगातार जीतते आ रही हैं क्योंकि आपका एक कनेक्ट वहाँ से बनता है। लेकिन ये कई बार धोखा देता है अमेठी में, जैसे वहाँ अभी वहाँ मुझे नहीं पता वहाँ का जिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का। लेकिन ये जो संगठन की महत्ता आप लोग बता रहे थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी दल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और संगठन कितना इंटैक्ट है आपका, उससे कनेक्ट कितना है लीडरशिप का टॉप का, वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें एक और छोटी सी बात, हाँ, आप सुबह 8 बजे से डोर टू डोर कनेक्ट करना चाहते हैं, 11 बजे उठ के आपकी चाय, इसमें भी आप देखिए विपक्ष और कि संगठन क्या है आपका, ये सारी चीजें इसमें बहुत समय एकदम कम है, 30-30 सेकंड। अंडर करंट और वेव ऊपर दिखती है, अंडर करंट नीचे चलती, कुछ दिख रहा है, ये दोनों नदारत है। नहीं देखिए, इनकम्बेंट के फेवर में वेव नहीं होता है, वो डिफॉल्ट होता है, इस कारण से आपको वो शोर नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल है, नेहरू जी के बाद पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार मतलब इतना तो है कि बॉटम लाइन क्रॉस कर रही है। आप वर्स्ट टू वर्स्ट भी दें तो तीसरी बार आ रही है, 1962 के बाद है, तो आपको दिख नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पे ये इनकम्बेंट के फेवर में ही है। वो शोर नहीं है, वो चिंता नहीं है, वेव टाइप और ऑपोजिशन 2 सीट अगर राजस्थान में जीत जाएगा, तरे बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, तो पैरामीटर बड़ा छोटा है। कार्तिकेय सिर्फ 15 सेकंड, ज्यादा मत लेना। वेव या अंडर करंट, कुछ दिख रही है, दोनों नदारत है। नहीं, वो मैं बात से अग्री करता हूँ। जब आप किसी चीज के यूज टू हो जाते हैं तो उसको विजिबल गिमिक ही लगता है बार बार उसका इवेंट बनाना। लेकिन इसका मतलब क्या बीजेपी 350 320 ये हम नहीं कह सकते, बट कंफर्टेबल 72 के आसपास क्रॉस करती हुई दिख रही है। अब मतलब लास्ट आंकड़े जो आए थे उनके आधार पे तो मैं कहूंगा हाँ, लेकिन क्या बिल्कुल वन साइडेड इंडिया अलायंस के लिए कोई भी चांस नहीं है? ये ऐसी बात भी नहीं है। जहां अच्छा चुनाव लड़ोगे, जहां जैसे एक आखिरी बात आपने कहा, संगठन बीजेपी की पार्टी का संगठन होता है, कांग्रेस में कैंडिडेट का संगठन होता है। तो जहां पे कैंडिडेट संगठन बना के ठीक से लड़ जाएगा, वहां पे लोकल मुद्दे और कैंडिडेट के फेस पर इंडिया अलायंस की कुछ सीटें निकल सकती हैं। तो मुझे लगता है, मैं फिर बॉटम लाइन, कांग्रेस इस बार अपना 19 का आंकड़ा पार करेगी, ये मैं कह सकता हूं। ओके सीरीज 10 सेकंड, क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है ऊपर से कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही पढ़ने में? 10 सेकंड जवाब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वैसा ही परफॉर्मेंस रहने वाला, कांग्रेस में कोई सुधार नहीं आने वाला। और मुझे लगता है कि कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटें पूरे देश में नहीं ला पाई। यार आप नंबर बोलना मत खाना, इनका एक परिचय ये है कि ही वॉज द ओनली मैन इन द कंट्री जिसने प्रिडिक्ट किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा इसी चुनाव में, और वो हुआ था। तो इसलिए आप नंबर बोलते हो ना, मैं दोबारा आपको बात करूंगा। जो आप ये 50 बता रहे हो और छत्तीसगढ़ दोनों में बता रहे हो ना, इसको मैं अंडर वॉच रखूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने का हमारे लिए। अंडर करंट समझने की कोशिश हमने की कि क्या माहौल बन रहा है तीसरे चरण के बाद। अभी 4 चरण और बाकी हैं और यहाँ से लेकर 4 जून तक लगातार चर्चाएँ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।